गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का बेसिक मकसद जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के मुतालिक और आपकी फ्यूचर सेविंग के मुतालिक आपको एक अवेयरनेस देना है, ताकि आप उसका बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकें, बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनका बेहतर रिजल्ट ले सकें। डेफिनेटली इससे रिलेटेड कई चीज़ें दरमियान में आती रहती हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और वो किस तरह आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। तो आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट की वो चीज़ बताऊँगा जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट शुमार की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने एक पुराने व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं कर सकता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। तो उस वक़्त ये पोज़ीशन थी कि पाकिस्तान काफ़ी लोगों का ख़्याल यही था कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने आपको उस वक़्त भी ये बताया था कि पाकिस्तान पे एक जो बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है, वो ये है कि फूड जो है, आप फूड के खुद प्रोड्यूसर हैं। आप फूड को प्रोड्यूस करते हैं, आप पानी को प्रोड्यूस करते हैं, आप कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, आप एक एग्रीकल्चर लैंड है। सो इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसको अगर आप देखें तो वो तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। लाइक फूड भी आपके पास मौजूद है, फूड बास्केट आपको कंसीडर किया जाता है, एग्रीकल्चर आपका ट्रेडिशनली एक पेशा भी है और आप एक एग्रीकल्चर कंट्री भी हैं। दूसरी तरफ कॉटन आपके पास वाफर होती है, तो आप जो पहनने का कपड़ा है वो भी आप उसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं। इन द सेम मैनर अगर आप पानी को देखें तो आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया ग्लेशियर्स का है, जिससे आपको एक साफ़ पानी की एक रिसोर्स मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये प्रेडिक्शन की थी और बताया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इन चीज़ों में खुद कफ़ील है और अल्टीमेटली पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि नेचुरली उसके पास जब ये रिसोर्सेज मौजूद हैं तो वो किसी ना किसी वे में जाके इन चीज़ों का बेनिफिट उठाते हुए इस चीज़ को कवर कर लेगा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोस्पेक्ट है और फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो इस वक्त मोस्ट फिजिबल फील्ड है, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के इस ब्लॉग को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा और आज मैं आपके साथ पहले पार्ट वन शेयर करूंगा और इंशाल्लाह फिर कल आपके साथ मैं इसका पार्ट टू भी शेयर करूंगा। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान का 60% एरिया जो है वो कल्टीवेटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई फसल नहीं उगाई जाती, ना ही वो ज़मीन आपकी उसको इसका काबिल बनाया गया है कि उसमें कुछ उगाया जा सके या उससे कोई प्रोडक्शन ली जा सके। तो ये वो एरिया है जो कि मौजूदा केयर टेकर सेक्टर भी और आने वाली जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को कंसीडर करेगी और आने वाले टाइम में ये एरिए एग्रीकल्चर लैंड में आते जाएंगे। जिस तरह एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है और इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। तो आने वाले टाइम के लिए अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और आप कुछ इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है वो आप गोल्ड या सिल्वर या स्टॉक मार्केट के अलावा रियल इस्टेट में करना चाहते हैं, तो रियल इस्टेट की जगह आप एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड परचेज़ करें और उसी में ही काम करें। ये बहुत छोटे पैमाने पे भी हो सकती है और बहुत बड़े पैमाने पे भी हो सकती है। अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकते तो आप एग्रीकल्चर लैंड लेके उसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे, लीज़ पे भी दे सकते हैं। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटे पैमाने से भी ये की जा सकती है। इवन आप अपने घर के गार्डन से भी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ये रिटर्न आपको 2 तरीके से दे सकती है। एक तो रिटर्न ये देगी कि आपकी जो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको ये डिक्रीज़ कर देगी। लाइक अगर आपने अपने एक घर के साथ एक छोटा-सा प्लॉट लिया हुआ है जिसमें आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लाइक उसमें आप वेजिटेबल एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें आप फ्रूट की थोड़ी-सी फार्मिंग कर लेते हैं, उसमें आप थोड़ी-सी डेयरी फार्मिंग या चिक्स की फार्मिंग कर लेते हैं, पोल्ट्री टाइप की फार्मिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये वो फार्मिंग होगी जो आप कोई लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल आपने वेजिटेबल के थोड़े से दरख्त लगा लिए, थोड़े से आपने पोल्ट्री फार्म की चिक्स बना लिए, इनक्यूबेटर ले लिया और उससे आपने अपने लिए चिक्स अरेंज करने शुरू कर दिए। तो इसका आपको रिटर्न क्या मिलेगा कि आपके पास जो घर में इस्तेमाल की हैं चीज़ें, लाइक सब्जियां हैं या फ्रूट हैं या चिकन है,
या अगर समहाउ अगर आपके पास थोड़ा-सा बड़ा प्लॉट है और उसमें आप कोई कैटल रख लेते हैं, कोई यानी कोई गाय या भैंस इस तरह का जानवर रख सकते हैं, या आप उसमें बकरे या दुम्बे टाइप की कोई चीज़ रख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें होंगी जो आपके लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस तरह इस्तेमाल होंगी कि इनको आप यूटिलाइज़ करेंगे, और मार्केट से चूँकि ये आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो यही चीज़ें आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे मार्केट में खर्च करने से होती है, उससे आप बच जाएँगे और वो इन्वेस्टमेंट आपके पास सेफ होती रहेगी। साइमल्टेनियसली इसमें जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप इस चीज़ को स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अल्टीमेटली एक बेहतर एग्रीकल्चर रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसको किस तरह किया जा सकता है, ये मैं अपने सेकंड पार्ट में आपको बताऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप भी इसको कंसीडर कीजिए और सेकंड पार्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बता सकूँ कि किस तरह आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।